हमारे समाज में यह धारणा है कि सफलता पाने के लिए हमें कठिन मेहनत करनी होती है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाकर अधिक स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। स्मार्टली काम करना, न कि ज्यादा मेहनत करना, इस किताब का मूल संदेश है। टीमो कैंडर, जो इस किताब के लेखक हैं, हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अपने काम के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव और तकनीकें हमें यह समझने में मदद करती हैं कि काम की गुणवत्ता ज्यादा मायने रखती है, न कि केवल घंटों की संख्या। इस वीडियो में हम इस किताब से कुछ महत्वपूर्ण टिप्स और रणनीतियों को समझेंगे जो आपको न सिर्फ अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद करेंगी, बल्कि आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव भी लाएंगी। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द मिथ ऑफ हार्ड वर्क। टीमो कैंडर पहले अध्याय में एक महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत करते हैं कि हम सभी कठिन मेहनत की परिभाषा में फंसे हुए हैं। अधिकतर लोग यह मानते हैं कि सफलता केवल कड़ी मेहनत से मिलती है, लेकिन कैंडर के अनुसार यह सिर्फ एक मिथक है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मेहनत की गुणवत्ता ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि उस पर बिताए गए समय की संख्या। हमें अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना चाहिए ताकि हम अधिक स्मार्ट तरीके से काम कर सकें। उदाहरण के लिए सोचिए कि आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप रोजाना 12 घंटे काम करते हैं। आप पूरे दिन में बहुत सारी टास्क पूरी करते हैं, लेकिन क्या यह काम स्मार्ट तरीके से किया गया है? क्या इन कार्यों में से कोई कार्य आपके प्रमुख लक्ष्य से संबंधित था, या आप सिर्फ समय काटने के लिए काम कर रहे थे? यदि आपके पास कोई स्पष्ट दिशा या लक्ष्य नहीं है, तो आपका 12 घंटे का काम भी थकाने वाला और निरर्थक हो सकता है। टीमो कैंडर का कहना है कि यदि आप अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर और सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावी परिणाम पा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन पहले उन कार्यों को पूरा करते हैं जो आपके मुख्य लक्ष्य से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने समय का उपयोग अधिक कुशलता से कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक लेखक हैं और आपको अपनी किताब लिखनी है। यदि आप हर दिन सिर्फ छोटे छोटे कार्यों में समय बर्बाद करते हैं, जैसे कि ईमेल चेक करना, सोशल मीडिया पर समय बिताना या छोटे मोटे अदृश्य कार्य करना, तो आपका लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसके बजाय यदि आप दिन की शुरुआत में अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण काम जैसे किताब के चैप्टर्स लिखना या अनुसंधान करना पहले करते हैं, तो आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे और किताब को समय पर पूरा कर पाएंगे। स्मार्ट काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप कम मेहनत करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाएं। अगर आप अपने लक्ष्य के लिए सही कदम उठाते हैं, तो न केवल आप कम समय में ज्यादा परिणाम हासिल करेंगे, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति भी बेहतर रहेगी। चैप्टर 2, फोकस और प्राथमिकता की शक्ति। टीमो कैंडर इस अध्याय में यह सिखाते हैं कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना हमें अधिक काम करने में मदद करता है। इसके लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, फोकस और प्राथमिकता। यदि आप यह तय कर पाते हैं कि किस काम पर आपको अधिक ध्यान देना है और किसे आप टाल सकते हैं, तो आप अपने समय का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में कैंडर 88-20 रूल, पारेटो प्रिंसिपल की भी चर्चा करते हैं, जिसमें कहा गया है कि हम अपना 80% समय ऐसे कार्यों में बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए महत्व नहीं रखते, जबकि असल परिणाम हमें सिर्फ 20% कामों से मिलते हैं। कि हमारे अधिकांश प्रयास या समय हमारे महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बजाय उन कामों पर खर्च हो जाते हैं जो असल में हमारे लिए उतने प्रभावी नहीं होते। कैंडर इस सिद्धांत का उपयोग करके हमें यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा को केवल उन 20% कार्यों पर केंद्रित करें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान हैं, तो हम अधिक परिणाम हासिल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चलाते हैं। आपने देखा कि आपके ग्राहक आधार का 80% हिस्सा उन उत्पादों या सेवाओं से आता है जिनमें आपके अधिक समय और संसाधन लगते हैं, जबकि बाकी 20% काम सिर्फ समय की बर्बादी कर रहे हैं।
अगर आप अपने प्रयासों को केवल उन्हीं 20% कामों पर केंद्रित करते हैं, तो आप न केवल अपने समय का बेहतर उपयोग करेंगे, बल्कि आपके बिजनेस को अधिक लाभ भी होगा। इस सिद्धांत का पालन करके आप अपने समय और ऊर्जा को उन कार्यों पर खर्च करेंगे जिनसे आपको अधिकतम परिणाम मिलेगा। जब आप अपनी रोजाना की योजना बनाते हैं, तो सबसे पहले उन कार्यों को प्राथमिकता दें जो आपके सबसे बड़े लक्ष्यों से संबंधित हैं। अगर आप हर दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करते हैं, तो आपका दिन ज्यादा उत्पादक होगा और आपके पास बाकी समय के लिए छोटे छोटे कामों को करने का भी समय रहेगा। उदाहरण के लिए, यदि आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो सबसे पहले आपको उस पर काम करने का समय मिलना चाहिए, न कि सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करना या छोटे छोटे कामों में उलझना। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से तय करते हैं और सबसे पहले महत्वपूर्ण काम करते हैं, तो आपका दिन ज्यादा सफल होगा। इस तरह से आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल किया है। कैंडर का यह सिद्धांत जीवन को आसान बनाने में मदद करता है। यदि हम यह समझ पाएं कि हमें अपनी ऊर्जा और समय कहां लगाना है और किसे टालना है, तो हम ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर सकते हैं। फोकस और प्राथमिकता देने से न केवल हमारा काम जल्दी होता है, बल्कि यह हमें मानसिक संतुलन और खुशी भी देता है। चैप्टर 3, एलिमिनेटिंग टाइम वेस्टर्स। हम सभी कभी न कभी समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों में फंस जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताना, अनावश्यक मीटिंग्स में भाग लेना या छोटे और कम महत्वपूर्ण कार्यों में अपना समय नष्ट करना। इन सभी गतिविधियों का कोई वास्तविक उद्देश्य नहीं होता, लेकिन हम फिर भी इन्हें करते रहते हैं। समय बर्बाद करने वाली चीजों से छुटकारा पाना चाहिए, ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ कर सकें। सबसे पहला कदम है अपने समय का विश्लेषण करना। इसके लिए वह टाइम ऑडिट, समय लेखा परीक्षा का एक सरल लेकिन इफेक्टिव टूल प्रेजेंटेड करते हैं। इस प्रक्रिया में आप पूरे दिन के दौरान किए गए सभी कार्यों को रिकॉर्ड करते हैं। आप यह नोट करते हैं कि आपने कौन कौन सी गतिविधियां की और उनमें से कितनी गतिविधियां सच में जरूरी थीं और कितनी समय बर्बाद करने वाली थीं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आप अपने दिन भर के कामों का समय लेखा परीक्षा करने का निर्णय लेते हैं। आप यह पता करते हैं कि आपने अपना 2 घंटे का समय सोशल मीडिया पर बिताया, 1 घंटा कुछ अनावश्यक मीटिंग्स में और कुछ समय बेकार के ईमेल्स और फोन कॉल्स में। इससे आपको यह समझ में आता है कि आप कितना समय उन गतिविधियों में बर्बाद कर रहे हैं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं है। जब आप यह देखेंगे कि आप कितने समय को बेकार चीजों में लगा रहे हैं, तो आपको यह भी समझ में आएगा कि कौन से काम वास्तव में आपकी उत्पादकता को प्रभावित कर रहे हैं। इसके बाद आप अपने दिनचर्या में बदलाव कर सकते हैं। आप उन समय बर्बाद करने वाली आदतों को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठा सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया का उपयोग सीमित करना, अनावश्यक मीटिंग्स से बचना और केवल जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। टाइम ऑडिट के बाद कैंडर का सुझाव है कि आप अपने समय को उन कार्यों पर लगाएं जो आपके लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक हैं, तो आपको अपने समय का कुछ हिस्सा लेखन के लिए निर्धारित करना चाहिए, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करें। यह तरीका न केवल आपकी उत्पादकता को बढ़ाता है, बल्कि यह आपको अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध भी बनाता है। इस तरह समय लेखा परीक्षा एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हम किस तरह की गतिविधियों में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और हमें उन्हें अपनी दिनचर्या से बाहर करना चाहिए। चैप्टर 4, न कहने की कला। टीमो कैंडर के अनुसार, न कहना, द आर्ट ऑफ सेइंग नो, सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कला है। हम अक्सर अपने समय और ऊर्जा को दूसरों की मदद करने के लिए या नए कामों को स्वीकार करके बर्बाद कर देते हैं। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को सही से पहचान लें और सही समय पर न कहें, तो हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं। हम में से बहुत से लोग यह मानते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या नए अवसरों को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी छवि को सकारात्मक रूप से पेश करता है या क्योंकि हम अस्वीकार करने से डरते हैं। लेकिन कैंडर का कहना है कि यह आदत हमें हमारी प्राथमिकताओं से दूर कर देती है
और हमारे समय का गलत उपयोग कराती है। जब हम हर छोटे काम को स्वीकार करते हैं तो हम अपने असल लक्ष्यों और महत्वपूर्ण कार्यों से विचलित हो जाते हैं। कभी कभी हमें न कहने के लिए साहस दिखाना पड़ता है। अगर हम किसी ऐसे कार्य को स्वीकार करते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं है तो हम अपने अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को टाल देते हैं। इसके बजाय अगर हम सही समय पर न कहें तो हम अपने समय और ऊर्जा को केवल उन कार्यों में लगा सकते हैं जो हमारी प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके पास एक बड़ा प्रोजेक्ट है और आपके दोस्त ने आपको कुछ समय के लिए काम करने का प्रस्ताव दिया है जो आपको कम महत्वपूर्ण लगता है। अगर आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी समय नहीं दे पाएंगे और अंततः यह आपके लक्ष्यों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप इस स्थिति में न कह सकते हैं तो आप अपने समय को अपनी प्राथमिकता पर केंद्रित कर पाएंगे और अपनी उत्पादकता को बनाए रख पाएंगे। इस प्रकार कैंडर का कहना है कि न कहना सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है जिससे हम अपनी उत्पादकता, मानसिक शांति और जीवन शैली को बेहतर बना सकते हैं। जब हम अपने समय और ऊर्जा का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं और न कहने की कला को अपनाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को तेजी से और बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 5 टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। टीमो कैंडर ने इस अध्याय में हमें टाइम मैनेजमेंट के कुछ बेहतरीन और प्रभावी तरीकों से परिचित कराया है जो हमारे दैनिक कार्यों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करते हैं। इनमें पोमोडोरो तकनीक, टाइम ब्लॉकिंग और आइजनहावर मैट्रिक्स जैसी तकनीकें शामिल हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य न केवल हमारे समय का सही उपयोग करना है, बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रखना और कार्यों पर केंद्रित रहना है। 1. पोमोडोरो तकनीक एक टाइम मैनेजमेंट मेथड है जिसे फ्रांसिस्को सिरिलो ने विकसित किया था। इसमें आप 25 मिनट तक लगातार काम करते हैं और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेते हैं। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य मानसिक ताजगी बनाए रखना है। छोटे छोटे ब्रेक्स से आपका ध्यान बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे आप लंबे समय तक उच्च उत्पादकता के साथ काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आप एक लेख लिखने पर काम कर रहे हैं। आप पोमोडोरो तकनीक का पालन करते हुए 25 मिनट तक लेखन करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के दौरान आप अपनी आंखों को आराम देते हैं या थोड़ा चलते हैं। यह तरीका आपकी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को बनाए रखते हुए आपके कार्यों को तेजी से पूरा करने में मदद करता है। टाइम ब्लॉकिंग, समय अवरोधन। समय अवरोधन एक ऐसी तकनीक है जिसमें आप अपने पूरे दिन के कार्यों को निर्धारित समय ब्लॉकों में विभाजित करते हैं। इसमें आप दिन के प्रत्येक घंटे या कार्य को एक निश्चित समय सीमा में पूरा करने के लिए निर्धारित करते हैं। इससे आपके ध्यान में कोई भी विक्षेप नहीं आता और आप अपने कार्यों पर पूरी तरह से केंद्रित रह पाते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक फ्रीलांसर हैं तो आप सुबह 9 से 11 बजे तक केवल ईमेल का जवाब देने का समय निर्धारित कर सकते हैं। 11 से 1 बजे तक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने का समय और दोपहर 2 से 4 बजे तक मीटिंग्स के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार समय अवरोधन से आपका कार्य का लोड बेहतर तरीके से प्रबंधित होता है और आपका दिन सुसंगत रहता है। 3. आइजनहावर मैट्रिक्स एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसे ड्वाइट आइजनहावर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ने विकसित किया था। यह तकनीक कार्यों को 4 श्रेणियों में विभाजित करती है। इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, ये वे कार्य हैं जिन्हें तुरंत किया जाना चाहिए, जैसे किसी आपात स्थिति में काम करना। इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, ये कार्य वे होते हैं जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनका तत्काल समाधान जरूरी नहीं होता, जैसे व्यक्तिगत विकास या योजना बनाना। नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, ये कार्य वे होते हैं जिन्हें तुरंत करना पड़ता है, लेकिन इनका आपके जीवन या लक्ष्यों से कोई खास संबंध नहीं होता, जैसे फोन कॉल या ईमेल। नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, ये वे कार्य होते हैं जिनका कोई खास महत्व नहीं होता और न ही इनका तात्कालिक समाधान आवश्यक होता है, जैसे सोशल मीडिया ब्राउजिंग। इस मैट्रिक्स का उपयोग करके आप अपने कार्यों को समझ सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
जबकि अन्य कार्यों को टाल सकते हैं या उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। इन तीनों तकनीकों को अपनाकर हम न केवल अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं, बल्कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं। पोमोडोरो तकनीक से मानसिक ताजगी मिलती है, समय अवरोधन से दिन की योजना बेहतर बनती है और आइजनहावर मैट्रिक्स से हम अपनी प्राथमिकताओं को समझने में सक्षम होते हैं। इन सभी विधियों का उद्देश्य है हमें अपने लक्ष्यों को तेजी से और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में मदद करना। चैप्टर 6 बिल्डिंग सिस्टम्स फॉर प्रोडक्टिविटी टीमो कैंडर। इस अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सिर्फ मेहनत और टाइम मैनेजमेंट की तकनीकें नहीं, बल्कि हमें अपने कार्यों के लिए प्रभावी सिस्टम्स और प्रक्रियाएं बनानी चाहिए। यह एक स्मार्ट कामकाजी जीवन शैली के निर्माण में सहायक होती हैं, क्योंकि जब हम किसी काम को सिस्टम के तहत करते हैं तो वह न केवल अधिक संगठित होता है, बल्कि उसमें उच्च गुणवत्ता और गति भी आती है। हमारे रोजमर्रा के कार्यों में अनगिनत छोटे छोटे कदम होते हैं जिनका पालन करना अक्सर कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम इन कार्यों को टुकड़ों में विभाजित करके एक व्यवस्थित प्रणाली में डालते हैं तो वे अधिक सहज और प्रभावी बन जाते हैं। कैंडर का मानना है कि सिस्टम बनाने से हमें कार्यों को बेहतर तरीके से और कम समय में पूरा करने की क्षमता मिलती है, क्योंकि यह हमें आत्मनियंत्रण और स्पष्ट दिशा प्रदान करता है। उदाहरण के तौर पर, एक बड़ी रिपोर्ट का निर्माण मान लीजिए। आपको एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर आप इस रिपोर्ट को एक ही बड़े कार्य के रूप में देखेंगे तो यह डर और असमर्थता का कारण बन सकता है, लेकिन जब आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो यह बहुत आसान और प्रभावी हो जाता है। कैंडर के अनुसार एक सिस्टम विकसित करने के लिए पहले आपको इस रिपोर्ट को कुछ प्रमुख हिस्सों में विभाजित करना होगा, जैसे आधिकारिक जानकारी एकत्र करना, डेटा का विश्लेषण करना, रिपोर्ट का ड्राफ्ट तैयार करना, समीक्षा और संपादन करना। अब हर हिस्से को एक निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए एक सिस्टम विकसित करें। उदाहरण के लिए, आप पहले दिन डेटा इकट्ठा करने का समय निर्धारित कर सकते हैं, दूसरे दिन विश्लेषण और ड्राफ्ट बनाने का समय, और तीसरे दिन संपादन और फाइनल रिपोर्ट बनाने का समय निर्धारित कर सकते हैं। इस तरह न केवल आपकी कार्य प्रणाली अधिक संगठित हो जाती है, बल्कि यह कार्य पूरा करने की प्रक्रिया को भी सरल और त्वरित बना देती है। जब हम किसी काम को एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत करते हैं तो हमें कार्यों के लिए विशेष योजना और प्राथमिकताएं निर्धारित करने का समय मिलता है, जिससे न केवल उत्पादकता बढ़ती है बल्कि कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं और आपको हर दिन कुछ लेख लिखने हैं तो आप इसे एक सिस्टम बना सकते हैं। आप लिखने के लिए निश्चित समय निर्धारित कर सकते हैं, जैसे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक लेख लिखना और फिर 1 घंटे का ब्रेक लेना। इस तरह से आप अपने लेखन को नियमित और व्यवस्थित बना सकते हैं, जो न केवल आपके उत्पादकता को बढ़ाता है बल्कि आपको मानसिक रूप से भी बेहतर तैयार करता है। यदि हम अपने कार्यों को एक व्यवस्थित सिस्टम में डालें तो हम न केवल अधिक तेजी से कार्य पूरा कर सकते हैं बल्कि गुणवत्ता भी बनाए रख सकते हैं। छोटे छोटे हिस्सों में काम बांटना और उन हिस्सों के लिए सिस्टम विकसित करना हमें हर कार्य को प्रभावी तरीके से पूरा करने में मदद करता है। इस प्रकार सिस्टम की मदद से हम अपने कार्यों में अनुशासन और दक्षता ला सकते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार होता है। चैप्टर 7 मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस। काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सही दिशा में मेहनत करना। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा और समय केवल काम में लगा देते हैं तो इससे हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी उत्पादकता में गिरावट हो सकती है और हम अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय नहीं निकाल पाते। यदि हम काम को स्मार्ट तरीके से करें और अपने समय का सही तरीके से मैनेजमेंट करें तो हम अपने पर्सनल टाइम के लिए भी जगह बना सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें न केवल कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, बल्कि हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आपकी कार्यों की सूची
बहुत लंबी है। यदि आप अपना सारा समय ऑफिस के कामों में ही बिता देते हैं और खुद के लिए समय नहीं निकालते, तो यह न केवल आपकी उत्पादकता को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालेगा। अब कैंडर के अनुसार एक स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपना समय इस प्रकार विभाजित करें कि आप काम और जीवन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखें। आप दिन की शुरुआत में अपने कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करें कि आप दिन के कुछ घंटे अपने परिवार के साथ बिताएं, व्यायाम करें या अपनी पसंदीदा हॉबी में समय लगाएं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका कार्य दिन में 9 बजे से 6 बजे तक है, तो आप काम के बाद 1 घंटे का वर्कआउट कर सकते हैं और फिर परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। इससे आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा और आप अगले दिन बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। काम को स्मार्ट तरीके से करने का मतलब यह नहीं है कि हम केवल कार्यों को तेजी से पूरा करें। इसका मतलब यह है कि हम कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि हमारे पास खुद के लिए भी समय हो। जब हम अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं, तो यह हमें मानसिक शांति और संतुलन देता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आपके पास कई प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको अपने काम को इस प्रकार बांटना चाहिए कि आप एक समय पर केवल एक प्रोजेक्ट पर ध्यान दें और बीच बीच में ब्रेक लेकर मानसिक शांति बनाए रखें। जब आप काम को स्मार्ट तरीके से करते हैं, तो आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है, ताकि आप न केवल अपनी उत्पादकता बढ़ा सकें, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बनाए रख सकें। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए हमें सही तरीके से समय का मैनेजमेंट करना होगा और अपने काम के साथ साथ पर्सनल टाइम के लिए भी जगह बनानी होगी। तो दोस्तों, वर्किंग स्मार्ट नॉट हार्ड किताब का ये सारांश यही सिखाता है कि काम करने का तरीका बदलकर हम अपनी उत्पादकता और सफलता को बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपनी प्राथमिकताओं को सही से पहचानें, समय का सही उपयोग करें और ज्यादा काम करने के बजाय स्मार्ट तरीके से काम करें, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि काम करने का तरीका जरूरी है, न कि काम की मात्रा। अब आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? क्या आप अब स्मार्ट वर्किंग की तरफ कदम बढ़ाएंगे? इस किताब से सीखे गए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स को अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, प्रायोरिटी सेटिंग और खुद के लिए समय निकालना। इन सभी चीजों से न सिर्फ आपका काम आसान होगा, बल्कि आपका जीवन भी बेहतर होगा। आशा है आपको यह सारांश पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है, तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।